नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्री फॉरेन चैनल पे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सस्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वह कि सस्य विज्ञान के जनक हैं। तो सस्य विज्ञान के जनक कौन है? तो पीटर डे क्रेसेंजी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शब्द एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई है। तो एग्रोनॉमी की जो उत्पत्ति हुई यह ग्रीक भाषा से हुई है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्बनिक खेती फेडरेशन IFOAM की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1972 में हुई थी। आगे हमारा जो चौथा हमारा क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन सी फसल में कार्बनिक खेती अधिक लाभदायक होती है? तो यह दलहनी फसलों में अधिक लाभदायक होती हैं। पाँचवा हमारा क्वेश्चन है कि कार्बनिक खेती में निम्न में से कौन सी संस्तुति नहीं की जाती हैं? तो कार्बनिक खेती में सीवेज एवं स्लज का उपयोग नहीं किया जाता है। अगले हम अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में प्रमाणित कार्बनिक खेती के अंतर्गत वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है? तो यह 3.5 मिलियन हेक्टेयर है वर्तमान समय में। अगला हमारा क्वेश्चन है सातवां कि चारागाह भूमि पर बहुवर्षीय काष्ठ प्रजाति को उगाने की विधि जानी जाती है। तो देखिए, चारागाह भूमि पर बहुवर्षीय काष्ठ प्रजाति को उगाने की विधि यह वन चारागाह पद्धति के रूप में जानी जाती है इसे। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है आठवां। तो आठवां हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एलियम वीड्स हैं। तो देखिए, एलियम वीड्स कौन सी हैं? तो पार्थेनिया हिस्टेरोफोरस, ये क्या है कि यह एलियम वीड्स होती हैं। एलियम वीड्स के अन्य उदाहरण यहाँ दिया है साइनोडॉन, लेंटाना, एमेरेंथस एंड अदर। इसमें दिए हैं सभी एलियम वीड्स के एग्जाम्पल। तो उसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इन सभी में से कोई एक ना एक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं कहीं पूछ दिया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो 9 हमारा जो प्रश्न है वो है कि निम्न ICR के संस्थानों में से कौन सा त्रिवेंद्रम स्थित है? तो CTCRI। चलिए पहले हम लोग इसका पूरा नाम देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है। तो देखिए, CTCRI यानी सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTCRI, जो कि त्रिवेंद्रम केरला में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले हम लोग चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल में संकर ओज का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है? तो देखिए, मक्के में ये गलत हो जाएगा, बाजरा में गलत हो जाएगा, धान में ये नहीं हुआ। तो निम्न में से किस फसल में संकर ओज का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है? तो देखिए, गेहूं में संकर ओज का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है, बाकी समय हो रही है। तो अगले चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं 11वें। तो 11वें क्या है कि भारत राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख सरसों की मुख्य प्रजाति कौन सी है? तो यह ब्रेसिका जूनसिया है, जो कि भारत राजस्थान में उगाई जाने वाली सरसों की प्रमुख प्रजाति है। अगले चलिए हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं, वो है 12वां क्वेश्चन। तो देखिए, 12वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि गन्ने की मुख्य उगाई जाने वाली प्रजाति की संख्या कितनी है? तो देखिए, गन्ने की उगाई जाने वाली प्रजाति की संख्या मुख्य रूप से 3 होती हैं। पहला होती है सैकरम ऑफिसिनम, सैकरम बारबरी, तीसरा होती है सैकरम साइनेंसिस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 3। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि
सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर, यानी प्रति हेक्टेयर सरसों के बीज की मात्रा कितनी लगती है? तो यह 4 से 5 किलोग्राम लगती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 14वां, कि एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च एवं हल्दी की साथ साथ फसल लेने की प्रणाली को क्या कही जाती है? यानी कि देखिए, एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च एवं हल्दी की साथ साथ फसल लेने की प्रणाली को मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग कहा जाता है। देखिए, मल्टी स्टेरॉयड क्रॉपिंग क्या होती है कि एक ही खेत में एक साथ अलग अलग ऊंचाई की फसलें लगाना ही बहुमंजिली या मल्टी स्टेरॉयड फसल पद्धति कहलाती है। सामान्य यह में कहाँ देखा जाता है? तो यह केरल राज्य में कम जोत होने पर अपनाई जाती है यह। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 15वां, कि वह खरपतवार जो किसी भी परिस्थिति में किसानों के किसी भी काम में नहीं है। यानी कि वह खरपतवार जो कि किसी परिस्थिति में किसान के किसी भी काम में नहीं आता है, तो यह होती है परजीवी खरपतवार, जो कि किसी परिस्थिति में किसान के कोई भी लाभ, कोई भी उनके काम में नहीं आते। तो इनके अन्य उदाहरण में आप देख सकते हैं कि अमरवेल, रूखड़ी, ओरोबैंकी, लॉरेंथस इत्यादि होते हैं। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला हमारा 16वां क्वेश्चन है कि पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है? तो देखिए पैराक्वाट क्या है, यह अवरोधात्मक यानी नॉन सिलेप्टिक शाकनाशी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके मतलब कि पैराक्वाट एवं डाइक्वाट होते हैं क्या पहले। तो देखिए पैराक्वाट एवं डाइक्वाट क्या होती है, अवरोधात्मक संपर्क शाकनाशी के होते उदाहरण है यह, जिनको कि अकृषि क्षेत्रों में या फसल उगाने से पूर्व प्रयोग करते हैं तथा इनसे पौधे का संपर्क में आने वाला जो भाग क्या होता है वह नष्ट हो जाता है, इसे संपर्क शाकनाशी कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 17वां क्वेश्चन कौन सा है। तो 17वां क्वेश्चन हमारा है कि वह खरपतवार जिनमें औषधि गुणवत्ता पाई जाती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टेपरोसिया पुरपुरिया। यह एक ऐसा खरपतवार है जिसको कि औषधि गुणवत्ता के रूप में इसे यह पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 18वां, कि खरीफ दलहनी फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की कौन सी क्रांतिक अवस्था होती है? तो देखिए खरीफ दलहनी फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था यह होती है 15 से 30 दिन तक, जबकि रबी की दलहनी फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था बुआई के 30 से 45 दिन तक होती है। तो देखिए खरीफ दलहनी फसलों में 15 से 30 दिन तक फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन रबी दलहनी फसलों में 30 से 45 दिन तक ये फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 19वां, कि मौथा का वंशकाल चलता है, यानी मौथा का वंशकाल किसके द्वारा चलता है? तो यह गांठों के रूप में चलता है। इनका जो वंशकाल होते हैं गांठें मोथे के तने का रूपांतरण है, इन्हें ट्यूबर्स के द्वारा मोथे का वनस्पतिक प्रवर्धन होता है। ये हो गया क्लियर। तो चलिए हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है वो है 20वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि दीर्घ स्थायित्वता यानी लॉन्ग परसिस्टेंस वाला शाकनाशी है। तो देखिए इनमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 2,4-D। अब चलिए इसके थोड़े बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं ये। देखिए 2,4-D क्या होती है, शाकनाशी का अवशेष खेत में क्या होते हैं 3 से 4 सप्ताह तक रहता है, तथा ट्राइजीन या एट्राजीन सीमाजीन का जो इसका रेसिडुअल प्रभाव होता है यह खेत में 1 से 2 वर्ष तक रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दीर्घ स्थायित्वता वाला शाकनाशी 2,4-D इसका करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों आज हमने
सस्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को इससे लाभ हो सके। तो साथियों, तब तक के लिए मिलते हैं कोई अन्य वीडियो पे, कोई अन्य टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।